हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकेजी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों बीए सेकंड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका होम साइंस सब्जेक्ट है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा आज के इस वीडियो में और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा जो आपके पेपर के लिए बहुत ही लाभदायक होगा और सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये पेपर है दोस्तों। और इसमें आपको जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं वो फटाफट वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपका प्रश्न होगा पेपर में और प्रश्न का जो टॉपिक्स होता है आपका वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम आपको बताएंगे। जैसे पारिवारिक बजट हो गया, पारिवारिक बजट के उद्देश्य और उसके मदों तथा बजट बनाने के सिद्धांत, तो ये सारी चीज़ें आपके प्रश्न में पेपर में प्रश्न यानी कि जो पेपर में है वो प्रश्न पूछा जाता है। तो कभी कभी इस तरीके से प्रश्न भी पूछा जाता है कि पारिवारिक बजट के सिद्धांतों को लिखिए। कभी कभी उनके उद्देश्य और सिद्धांत के बारे में आता है। तो कभी पारिवारिक बजट से क्या समझते हैं आप, पारिवारिक बजट के प्रमुख मदों के नाम लिखिए। तो जैसे भी आपके प्रश्न में पेपर पूछा है यानी कि आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है उसी अकॉर्डिंग आपको पेपर भी देना है। तो दोस्तों, अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबाइए क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आप बात करेंगे दोस्तों, प्रश्न क्या है कि पारिवारिक बजट से क्या आशय है, पारिवारिक बजट के उद्देश्य, बजट की प्रमुख मदों तथा बजट बनाने के सिद्धांतों को संक्षेप में बताइए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पारिवारिक बजट सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। पारिवारिक बजट के बारे में यहाँ पे आपको लिखना होगा। पारिवारिक बजट होता क्या है, पारिवारिक बजट का मतलब दोस्तों क्या होता है कि आय और व्यय का जो संचालन करता है या उसको एक टाइमिंग के अनुसार उसको बना के रखता है कि हमें इस जगह पे खर्च करना है, इसको अपने टाइम टेबल के अनुसार सारा पॉइंट बना के रखते हैं, तो इसी को हम कहते हैं पारिवारिक बजट। तो पारिवारिक बजट का मतलब टोटल इसी के आधार पर होता है और इसका एक घर का मुखिया होता है जो पारिवारिक बजट को लेके चलता है, चाहे वो गृहिणी हो या फिर परिवार का कोई एक सदस्य हो। तो जैसे भी पारिवारिक बजट के बारे में हम लोग जान सकते हैं और यहाँ पे हम लिखने का भी प्रयास करेंगे क्योंकि पेपर में आपके प्रश्न पूछा जाता है। तो परिवार की जो पारिवारिक बजट है उसके बारे में पढ़ना भी ज़रूरी है और इसको अप्लाई भी करते हैं। तो जहाँ तक मेरा सवाल दोस्तों ये रहेगा कि हर बार आपके पेपर में ये प्रश्न पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा। तो जहाँ से आप लोग ये प्रश्न उठता है वो मैं आपको इससे पहले प्रश्न के पेपर में मैंने बता चुका हूँ। अब बात करेंगे सीधा आपके प्रश्न के यानी कि उत्तर में कि किस तरीके से आपको लिखना होगा, क्या क्या आपके प्रश्न के पेपर में कैसे लिखना होगा, आपको किस आधार पे प्रश्नों के उत्तर को सटीक लिखना होगा। तो सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है, इसमें लिखना होगा कि किसी भी घर की व्यवस्था के संचालन में आय एवं व्यय दो प्रमुख पक्ष हैं। कौन कौन से हैं? किसी भी जैसे घर का है, घर की व्यवस्था है, उसे संचालन में आय एवं व्यय के दो प्रमुख पक्ष माने गए हैं। जिन परिवारों में आय का ध्यान में रखकर व्यय किया जाता है वह कठिनाइयाँ उत्पन्न नहीं होती और परिवार सुखी रहता है। इसी के विपरीत वह परिवार जहां व्यय का अनुपात आय से अधिक होता है सदैव आर्थिक कष्टों में डूबा रहता है। यानी कि टोटल कहने का मतलब ये है कि अगर आप 10 रुपये कमाते हैं और 20 रुपये का खर्च करते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप आर्थिक कष्ट से जूझेंगे। आज नहीं तो कल ये आपके ऊपर एकदम अप्रूव सिग्निफिकेंस होगा। अब आता है ये आर्थिक कठिनाइयाँ परिवार की समर्थ अर्थव्यवस्था को हिला देती है और परिवार संचालनकर्ता तथा अन्य सभी सदस्य सदैव असंतोष की स्थिति में रहते होते हैं। इसी को कहते हैं हम पारिवारिक बजट। अब सबसे पहले बजट क्या होता है दोस्तों? बजट वह व्यवस्था है जिसमें आय से अधिक संतुष्टि एवं लाभ प्राप्त करने के लिए व्यय को आय के अनुसार विभिन्न मदों में वर्गीकृत कर दिया जाता है और अंत में लाभ व हानि का मूल्यांकन किया जाता है। इसी को तो हम बजट कहते हैं दोस्तों। बजट का यही मतलब होता है कि जो बजट है वो जो आय होता है उसके हम लाभ को और हानि की दोनों तुलना करें कि हमें कमाने के बाद या खर्च करने के बाद में हमें क्या लाभ मिला, क्या हानि हुआ। तो इसी को तो हम बजट कहते हैं दोस्तों। अब आप कहता है उपर्युक्त आधारों पर पारिवारिक बजट की परिभाषा निम्न प्रकार दी जाती है। किस तरीके से? जैसे किसी परिवार की किसी विशेष अवधि में होने वाली आय
और व्यय के विस्तृत ब्यौरे को पारिवारिक बजट करता है। ब्यौरा का मतलब होता है दोस्तों लेखा जोखा। क्या होता है? लेखा जोखा। तो ये होता है पारिवारिक बजट। तो ये था आपका, इससे पहले मैंने आपको बताया था पारिवारिक बजट से आप पारिवारिक बजट का परिभाषा। अब आता है उसके उद्देश्य, पारिवारिक बजट के उद्देश्य। हेडिंग डालेंगे आप पारिवारिक बजट के उद्देश्य। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, लिखने का तरीका आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमें कॉपी को लिखना है। तो इसी तरीके से आपको कॉपी भी करना है और अच्छे से तैयारी भी करना है। प्रश्न भी आपको बहुत ही लाजवाब दिया गया है दोस्तों। और वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो ज़रूर शेयर करते हैं दोस्तों। और वीडियो में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपको वो चीज़ें बिल्कुल प्रोवाइड करवाएंगे। जो चीज़ नहीं हो पा रही है वो उसके लिए मैं आपसे पहले सॉरी बोल चुका हूँ और बोलता रहूँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें आप लोग के प्रति मैं संघर्ष करता हूँ बट हो नहीं पाता है। तो इसके लिए आपके लिए बिल्कुल एकदम दिमाग से बिल्कुल हटा दे। अब आता है जैसे किसी भी परिवार की कुल आय को आवश्यकता अनुसार व्यय करना ही परिवार का मुख्य उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त परिवार बजट से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है। उसके उद्देश्य कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर में आता है कि किसी परिवार के बजट को देखने पर यह ज्ञात होता है कि उस परिवार के कितने सदस्य हैं, साथ ही उनकी आयु लिंग का भी ज्ञान होता है। सेकंड नंबर आता है कि गृह स्वामी के बजट के द्वारा अपनी आय के स्रोतों की पूर्ण जानकारी रहती है तथा उसे इस बात का पता रहता है कि वह भविष्य की आवश्यकताओं के लिए कुछ बचा पा रहा है या नहीं। यानी कि कहने का मतलब है जो घर का मालिक होता है या घर का जो मेन मुखिया होता है वो यह जानकारी प्राप्त करता है अपने आय से कि भविष्य में हम कितना खर्च करने के बाद में कुछ पैसे हम बचा पा रहे हैं कि नहीं बचा पा रहे हैं। थर्ड नंबर में आता है कि बजट बनाने से गृहिणी की वस्तु विशेष के लिए किए जाने वाले खर्चे का ज्ञान रहता है तथा यह ज्ञान उसकी गृह व्यवस्था में सहायक होता है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे होता है कि जो बजट बनाना होता है, यानी कि जो गृहिणी होती हैं वो खर्चे का ज्ञान रहता है उनको कि किस तरीके से हमें बजट बनाना है, क्या चीज़ देख के हमें काम करना है कि जिससे कि हमारा आगे का भी काम चलता रहे और प्रेजेंट टाइम में जो हमारा वर्क स्टेमिना है वो भी क्लियर होता रहे। फिर आता है फोर्थ नंबर कि बजट के अनुसार व्यय करने से अनावश्यक एवं व्यर्थ व्यय नहीं होता है। यानी कि जो बजट के अनुसार बताया गया है कि व्यय करना उसका अनावश्यक एवं व्यर्थ व्यय नहीं होता है। यानी कि व्यर्थ का मतलब होता है जो नाजायज़ खर्च होते हैं वो नहीं होगा। अब क्या कहता है पाँचवा नंबर टाइप। 5 नंबर कह रहा है कि बजट के आय व्यय में संतुलन रखने के कारण परिवार के सदस्यों में बचत तथा आय के साधनों का विकास करने की प्रवृत्ति जागृत है। फिर आता है 6 नंबर उद्देश्य क्या है कि बजट के अनुसार व्यय करने पर कुछ धनराशि आकस्मिक खर्चों के लिए संचित रहते हैं अतः ऐसे खर्चों के आने पर परिवार पर किसी प्रकार का बोझ नहीं पड़ता है। 7 नंबर आता है कि बजट बनाने से परिवार में उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं की मात्रा तथा उनके आदि की सही जानकारी मिल सकती है। 8 नंबर है कि बजट बनाकर व्यय विवेकपूर्ण रीत से किया जाता है अतः धन का अपव्यय की संभावना नहीं रहती है। फिर आता है 9 नंबर कि बजट बनाते समय आवश्यकताओं की तीव्रता के आधार पर व्यय का अनुमान लगाया जाता है। बाद में यदि खर्च संतुलित नहीं होता है तो अनावश्यक खर्चों में कटौती की जाती है। फिर आता है 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बजट बनाना गृहिणी के लिए लाभदायक होता है क्योंकि इस प्रकार का वह व्यय करने का तरीका सीख लेती हैं। तो इस तरीके से इनके उद्देश्य हैं। अब आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट कि बजट की प्रमुख मदें। अब हेडिंग डाल लेंगे यहाँ पे आप लोग बजट की प्रमुख मदें। इनके मदें क्या कौन कौन से हैं? अब इसमें लिखेंगे आप लोग कि विभिन्न आय एवं वर्ग के लोगों के परिवार में बजट की मुख्य मद निम्नलिखित होती है। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट नंबर आता है भोजन। फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है? भोजन। इसमें भोजन में लिखेंगे आप लोग कि भोजन मनुष्य का सर्वप्रथम आवश्यकता है। यानी कि अगर भोजन नहीं है तो कोई भी प्राणी होगा वो जीवित नहीं रहेगा। प्रत्येक परिवार को भोजन की व्यवस्था में अपनी आय का एक बड़ा भाग व्यय करना पड़ता है। यानी कि
घर का जो एक मुखिया होता है और एक गृहिणी जो घर की मुखिया के रूप में सहायक होती हैं, जिसे हम असिस्टेंट कहते हैं, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानी गई हैं, उनके लिए ये बताया गया है। फिर आता है सेकंड नंबर वस्त्र। अब वस्त्र क्या है कि वस्त्र मनुष्य की दूसरी आवश्यकता है, यानी कि खाने के बाद में, रोटी के बाद में कपड़ा, और उसके बाद में फिर मकान, है कि रोटी, कपड़ा और मकान। फिर आता है कपड़ा। मनुष्य यानी कि जो वस्त्र है वो मनुष्य की दूसरी आवश्यकता है। प्रत्येक परिवार अपनी आय के अनुसार वस्त्रों का प्रबंध करता है। घर के सदस्यों के पहनने के वस्त्र, चादर, पर्दे, तौलिया आदि सभी वस्त्रों की व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो ये आ गया सेकंड नंबर वस्त्र। थर्ड नंबर आता है आवास। आवास में आपका आता है कि प्रत्येक परिवार को रहने के लिए आवास की आवश्यकता होती है, यानी कि अभी तक का मैंने आपको जैसे बताया रोटी, कपड़ा, अब आता है मकान। इसमें मकान में आता है कि प्रत्येक परिवार को रहने के लिए एक आवास की आवश्यकता होती है। जिन परिवारों को किराए के मकानों में रहना पड़ता है वे अपनी आय का एक बड़ा अंश किराए में खर्च कर देते हैं, तथा जो लोग अपने आवास बनाकर रहते हैं उन्हें भूमिकर, जलकर आदि के रूप में अपनी आय का कुछ अंश नगर पालिका को प्रदान करना पड़ता है। तो ये आवास के अंतर्गत आ गया। अब आपका आता है घरेलू व्यय। फोर्थ नंबर आता है घरेलू व्यय। घरेलू व्यय में क्या आता है कि प्रत्येक परिवार में कुछ निश्चित व्यय होते हैं। निश्चित का मतलब होता है जो करना ही करना आवश्यक है, जैसे बिजली तथा पानी का बिल, तो ये तो इम्पोर्टेंट हो गया। नौकर, धोबी, गैस, घर की सफाई, फर्नीचर एवं बर्तनों के रखरखाव का खर्च आदि। आधुनिक रसोई एवं घरेलू उपकरणों जैसे मिक्सी हो गया, प्रेस हो गया, कुकर और टोस्टर। उसके बाद फिर आता है शिक्षा। क्या आता है? टोस्टर के बाद में जैसे आपका आता है वॉशिंग मशीन हो गया, सिलाई मशीन आदि पर किया गया व्यय भी घरेलू व्यय होता है। तो ये घरेलू व्यय हो गया। अब आता है 5 नंबर शिक्षा। शिक्षा में क्या आता है कि दोस्तों कि प्रत्येक परिवार के बजट में बच्चों की शिक्षा पर होने वाले खर्च को भी एक मद होती है। इसके अंतर्गत बच्चों की फीस आती है, किताबें हो गई, कॉपी हो गई आदि के खर्च, साथ साथ समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि पर किया गया व्यय भी इस मद के अंतर्गत आता है। फिर आता है 6 नंबर स्वास्थ्य। स्वास्थ्य भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि अभी तक मैंने आपको घरेलू घर के खर्चे बताए, अब शिक्षा आ गया, अब स्वास्थ्य, यानी कि परिवार के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय, यानी कि जितने भी परिवार हैं उनके लिए भी, परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके स्वास्थ्य के लिए भी पैसे खर्च होते हैं। फिर आता है 7 नंबर व्यक्तिगत खर्च। अब व्यक्तिगत खर्च कैसे क्या होता है, जो हर व्यक्ति का अपना अपना खर्च होता है, जैसे सिगरेट हो गया, पान हो गया, सुपारी हो गया आदि होने वाला व्यय व्यक्तिगत व्यय कहलाता है, यानी कि जो अपने प्रति खर्च करते हैं, तो इसे कहते हैं हम व्यक्तिगत व्यय। उसके बाद फिर आता है दोस्तों 8 नंबर मनोरंजन। मनोरंजन में क्या आता है कि प्रत्येक परिवार धन का कुछ भाग मनोरंजन पर व्यय करता है। इसमें बच्चों के खिलौने, सिनेमा, पिकनिक आदि का व्यय शामिल होता है। तो ये होता है मनोरंजन के अंतर्गत। अब मनोरंजन में सभी लोग आप जानते हैं कि आज के ज़माने में मोबाइल सभी को ज़रूरी है। उसके बाद में आपको LED LCD की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सारे उपकरण आपके लिए मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन है। उसके बाद में फिर आप लोग जाते हैं कहीं पिकनिक पे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको पार्क वगैरह हो गए, झूला झूलने वाले, ये सारी चीज़ें मनोरंजन के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है 9 नंबर बचत। अब बचत में आपका था कि अनिवार्य, आरामदेह और विलासिता आदि पर व्यय करने के बाद जो धनराशि शेष बचती है उसे हम बचत कहते हैं। यानी बचत का मतलब होता है यानी कि बच्चों की उस शिक्षा, विवाह, बीमारी, धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन, अस्थायी संपत्ति, मकान आदि के लिए प्रतिमाह कुछ न कुछ बचत करना आवश्यक है, तो इसी को कहते हैं हम बचत। फिर आता है बजट बनाने के सिद्धांत। बजट बनाने के सिद्धांत क्या है दोस्तों? बजट बनाने के सिद्धांत मुख्य रूप से 2 प्रकार से माने गए हैं। कौन कौन से? फर्स्ट नंबर तो आते हैं आपके आय के अनुसार बजट बनाना, यानी आय के अनुसार बजट। ये सिद्धांत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें लिखेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार परिवार की कुल आय का अनुमान नियोजित करने के बाद उसे विभिन्न मदों में बांट देते हैं। संतुलन नहीं बैठने पर कुछ व्यय कम कर दिए जाते हैं या समाप्त कर दिए। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर परिवार में जो खर्च होती हैं, अगर खर्च के बिना वो चीज़ें जो चलाऊँ होती हैं, जो आप लोग के बिना, जैसे
कुछ चीज़ें चल सकते हैं, जैसे खाने में आपको दाल चावल रोटी सब्जी हो गया, कभी कभी इस तरीके की जो नाजायज़ चीज़ें हैं वो आपके चल सकते हैं, तो उसी को हम कहते हैं नाजायज़, यानी कि संतुलन न में बैठने पर कुछ व्यय कम कर दिए जाते हैं। फिर आता है सेकंड नंबर कि व्यवहारिक उपाय द्वारा बजट बनाना। जो व्यवहारिक उपाय से बजट बनाते हैं, इसमें लिखेंगे कि इस प्रकार के बजट निर्माण में पारिवारिक रहन सहन के स्तर को आधार मानकर व्यय की रूपरेखा तैयार की जाती है और परिवार के सदस्यों के आवश्यकता अनुसार मदों की सूची बनाई जाती है। इस प्रकार के बजट में आय की अपेक्षा व्यय अधिक होता है। बजट बनाते समय निम्नलिखित सोपानों अथवा चरणों से गुजरना पड़ता है। वो कौन कौन से चरण हैं वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। फर्स्ट नंबर से बताएगा कि बजट की अवधि का निर्धारण करना। सेकंड नंबर परिवार के विभिन्न सदस्यों के भिन्न भिन्न आवश्यकताओं की सूची बनाना तथा उनकी मात्रा का निर्धारण करना। थर्ड नंबर में कि विभिन्न मदों पर होने वाले व्यय का योग अनुमानित आय का निर्धारित करना। फोर्थ नंबर आता है कि परिवार की कुल आय का ज्ञान कर रखना। 5 नंबर आता है कि अनुमानित आय या प्रस्ताविक आय संतुलन रखना। 6 नंबर आता है कि बजट की भली भांति निरीक्षण करना। 7 नंबर आता है कि बजट का नियंत्रण करना। फिर 8 नंबर आता है बजट का मूल्यांकन करना। तो ये सारे थे दोस्तों आपके बजट का व्यवहारिक उपाय द्वारा बजट बनाना, यानी कि इसके जो चरण थे बजट के और इसके सोपान, तो ये सारे हमने आपको बताया कि किस तरीके से आपको बजट को बना के चलना है और हमें कितना खर्च करना है, हमें किस अपने जो आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए सारी व्यवस्थाएं हमें करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताया जाता है। तो दोस्तों ये था आज की क्लास में और सारे हमने आपको एक एक पॉइंट बता दिया गया है। BA सेकंड ईयर के सभी छात्राओं के लिए होम साइंस का सब्जेक्ट है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और अंत तक आपके वीडियो को चलाया जा रहा है और आपके जितनी भी क्लासेस आ रही हैं वो फटाफट आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि आपके पेपर के अंतर्गत ये प्रश्न बराबर पूछा गया है और आने वाले विगत टाइम में आपके पेपर में पूछा भी जाएगा। तो दोस्तों अगर इसका PDF चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हम अगली वीडियो में आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।